Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now, recently यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि 20% पेट्रोल ब्लेंडेड इथेनॉल जल्दी से जल्दी थाउजेंड्स आउटलेट्स ऑफ ऑल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा पूरे देश भर में। वहीं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बात करें तो इसका एम है 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, E20 फ्यूल क्या होता है, इसके एडवांटेज, इसके चैलेंजेस, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के चैलेंजेस के बारे में और क्या किया जाना चाहिए उसको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, बताना है डिकार्बोनाइजेशन के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो बताना है कौन कौन से इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजिंग में हेल्प कर सकता है। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, सही आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 है क्या। इथेनॉल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का ही एक बाई प्रोडक्ट है जो कि मेनली ऑब्टेन होता है प्रोसेसिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन। बट शुगर कैन के अलावा भी जैसे कि राइस हस्क मतलब कि टूटा हुआ दाना राइस का और माइज, यहाँ से भी हम लोग इथेनॉल निकाल सकते हैं। और ब्लेंडिंग कहने का मतलब हो गया मिलाना। तो इथेनॉल में अगर हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल को मिला दें तो ऑब्वियस है जो फॉसिल फ्यूल है उसका ज़रूरत हम लोग को कम पड़ेगा, तो इसी प्रोसेस को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप समझते हैं E20 के बारे में। E20 फ्यूल है क्या। तो E20 कहने का मतलब इथेनॉल 20% मिलाया जाएगा 80% पेट्रोल में, 80% पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल रहेगा, उसी को E20 फ्यूल कहा जाता है। E20 फ्यूल का लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2023 में बेंगलुरु से किया गया था। ये पायलट बेसिस पे अभी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो एटलीस्ट 15 सिटीज़ में आप लोग को भी देखने को मिलेगा इन अ फेज्ड मैनर कंट्री में धीरे धीरे ऑल अक्रॉस द कंट्री इसको बढ़ाया जाएगा। अगर 2013-14 के मुकाबले 2022-23 का बात करें तो 2013-14 में जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलता था उसमें इथेनॉल का मात्रा 1.53 था जो कि बढ़कर अभी 10.17 हो गया है परसेंट। तो इसको अभी 2030 तक इसको 20% लेकर जाने का एम है। G20 का प्रेसिडेंसी पता ही अभी आप लोग को इंडिया के पास है। तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि ग्लोबल बायोफ्यूल एक अलायंस बनाना चाहिए लाइक ब्राज़ील जैसे कंट्री से इंस्पायर होकर के। ब्राज़ील में आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड का परसेंटेज अगर सुनिएगा तो ये 70% है, मतलब कि 70% इथेनॉल होता है और 30% ही पेट्रोल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हाई टेक्नोलॉजी होगा ब्राज़ील के पास, और वहीं हम लोग अभी 10.17 तक ही अचीव कर पाए हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का क्या एडवांटेज होता है। पहला एडवांटेज है ये वाइकुलर टेल पाइप इमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल को लो करने का काम करेगा। सेकेंड में बात करें, ये इंजन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का काम करेगा और कोरोजन और डिपॉजिट जैसे चीज़ों से बचाएगा भी। वहीं थर्ड एडवांटेज का बात करें तो पता ही होगा हम लोग 80% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर के देशों से इम्पोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल से जो इम्पोर्ट बिल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ऐसा एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगर हम लोग 5% ब्लेंडिंग करते हैं तो अबाउट 150 करोड़ लीटर हो जाता है, जो कि अराउंड 1.8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को रिप्लेस करने का क्षमता रखता है। तो सोचिए अगर 20% अगर हम लोग करेंगे तो कितना ज़्यादा हम लोग का जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पे लेकर वो घटेगा और इम्पोर्ट कॉस्ट भी घटेगा। 2020-21 का बात करें तो इंडिया जो पेट्रोलियम इम्पोर्ट करता है 185 मिलियन टन पेट्रोलियम, उसका कॉस्ट पड़ता है 1555 बिलियन $। वहीं अगर E20 में हम लोग सक्सेसफुल हासिल कर लेते हैं तो हम लोग $4 बिलियन लगभग 30,000 करोड़ पर एनम सेव कर सकते हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व। वहीं सिक्स्थ का बात किया जाए तो ये फार्मर्स को और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इनकरेज होंगे इस तरह के एग्रीकल्चर कमोडिटी को ग्रो करने में। और पता ही होगा आप लोग को कि इंडिया में जो शुगर कैन इंडस्ट्री है वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहता है, तो इससे फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगा। चलिए अब हम लोग चैलेंजेस का बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंजेस है शिफ्ट टुवर्ड शुगर कैन प्रोडक्शन। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20% जो ब्लेंडेड रेट है उसको अचीव करने के लिए लगभग 1/10 ऑफ एग्जिस्टिंग नेट सोन एरिया है क्रॉप का वो डाइवर्ट हो जाएगा शुगर कैन प्रोडक्शन में। तो इससे अदर क्रॉप्स पे स्ट्रेस पड़ेगा, जिससे फूड प्राइजेस राइज होने का कंसर्न है।
क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर 1/10 हम लोग सिर्फ एक ही कमोडिटीज़ को डेडिकेट कर दें शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए, तो जहाँ पे अदर क्रॉप्स उपजता था वहाँ पे ना उपज के सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे शुगर कैन होगा, और जो अदर क्रॉप्स यहाँ पे जैसे वीट हो गया या फिर राइस हो गया या फिर और अदर पल्सेस हो गया, वो ना होकर के सिर्फ शुगर कैन होगा, तो फूड प्राइजेस तो इंक्रीज़ होगा ही। सेकेंड है आपका स्टोरेज कॉन्स्टेंट। जो बायो रिफाइनरीज़ का हम लोग के पास जो एनुअल कैपेसिटी है वो 300 से 400 मिलियन लीटर्स पर एनुअल कैपेसिटी है, जो कि हम लोग का जो 5% पेट्रोल ब्लेंडिंग है, इथेनॉल ब्लेंडिंग है, वो रिक्वायरमेंट को भी अच्छा से फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ओबियस सा बात है, बायो रिफाइनरीज़ के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं, इसीलिए स्टोरेज एक मेन कंसर्न बताया जाता है। और यदि हम चाहते हैं कि जो E10 है, इथेनॉल ब्लेंडिंग 10% है, उसको E20 के साथ अगर कंटिन्यू किया जाए तो एक सेपरेट बायो रिफाइनरीज का जरूरत होगा, जिससे जो ओवरऑल कॉस्ट है वो राइज होगा। तो ये एक स्टोरेज कांस्टेंट दूसरा चैलेंजेस हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ये दोनों टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, एटसेट्रा। तो आई एम श्योर आप लोगों ने जानना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो इसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग किया जाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो ऑब्टेंड होता है उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको अभी तक का सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट एनर्जी कंसिडर किया जाता है, कहे कि इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के समय भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाइड्रोजन तो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता ही नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बताया जाता है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है टू बिकम अ लीडर ऑफ सुपर पावर इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इंडिया के पास भरपूर मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है, स्पेशली हम लोग बात करें सोलर पावर का। आप लोग को पता ही होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ये इंडिया के द्वारा ही चलाया गया है, तो इससे हम लोग का सोलर कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ा है। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में एट लो कॉस्ट। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडिया का जो टारगेट है 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बाय 2025-26 तक। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज किया जा सकता है बाय सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एट फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज। तो जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस के बारे में, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है डिकार्बोनाइजिंग एनर्जी सिस्टम। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो क्लीन एनर्जी होता है, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग पावर जनरेशन में, हीटिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कार्बन इमिशन है वो रिड्यूस होगा। और इंडिया का जो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है 2070 तक, उसको भी अचीव करने में हेल्प मिलेगा। सेकेंड है आपका प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया। अमोनिया का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइज़र में करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन के पास पोटेंशियल है, जो हम लोग ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को बोलते हैं ग्रीन अमोनिया। और इसके अदर बेनिफिट्स का बात करें तो ये ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग सॉइल एसिडिटी। थर्ड है आपका ऑफ ग्रिड एंड रिमोट पावर जनरेशन। जिस लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं या लिमिटेड अमाउंट में है, तो वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एक रिलायबल सोर्सेस हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल और कंबसन इंजन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर कम्युनिटीज़, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कॉस्ट। करेंटली ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल थ्रू स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड चैलेंजेस है आपका स्केल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना, जैसे कि प्रोडक्शन, स्टोरेज, उसके ट्रांसपोर्टेशन, ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंजेस उभर के आया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के सामने। तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्केल अप करना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। एडिशनली एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, न्यू पाइपलाइन क्रिएट करना, स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाना और रिफ्यूलिंग स्टेशन को ऐड करना, ये एक मेजर चैलेंजेस है, क्योंकि कॉस्ट जो है
वो ज़्यादा होगा और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड चैलेंजेस का बात करें, इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज। 1 kg हाइड्रोजन निकालने के लिए लगभग 9 kg वाटर का रिक्वायरमेंट है और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो आप लोग को पता ही होगा हमारे कंट्री में रिसोर्सेज बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो ये एक मेजर चैलेंजेस हो जाता है। और इस तरह के स्टेप से और भी ज़्यादा लैंड यूज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, एनर्जी पॉवर्टी, ये सब चीज़ को और फ्यूल मिल जाएगा। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा देखने को मिल सकता है। फोर्थ चैलेंजेस का बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। वाइल रिन्यूएबल एनर्जी का बात करें तो इसका एफिशिएंसी अभी रिलेटिवली लो है, मतलब इनफ नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा सके। तो ये एक एनर्जी एफिशिएंसी का भी चैलेंजेस उभर के सामने आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या किया जाना चाहिए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करना। सो इंडिया नीड टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सपोर्टिव पॉलिसीज दैट प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, ब्लेंडिंग एंड यूज़ एज वेल एज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें ब्लेंडिंग को मैंडेटरी करना होगा, फेवरेबल प्राइसिंग नेटवर्क फ्रेमवर्क को इंश्योर करना होगा और E20 ग्रीन हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इस्टेब्लिश करना होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सेकेंड है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हम लोग इथेनॉल 20 E20 का बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी को जैसे कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन, कॉम्पेटेबल फ्यूल सिस्टम जैसे चीज़ों को डेवलप करना होगा और वाइडली अवेलेबल करवाना होगा। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का बात करें तो इलेक्ट्रोलाइज़र टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना होगा, स्टोरेज सिस्टम को अच्छा करना होगा और कन्वर्जन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना होगा ताकि जो कॉस्ट है वो हमारा कम है और इफ़िशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थर्ड है आपका पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। लोगों का एक्सेप्टेंस और लोगों के बीच में जागरूकता बहुत ज़रूरी है E20 और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को लेकर के। जैसे लोगों को बहुत सारे कंसर्न होते हैं कि जो E20 का फ्यूल एफिशिएंसी होगा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसका परफॉर्मेंस और उसके कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के थ्रू ही इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाया जा सकता है। और फोर्थ है आपका एजुकेटिंग कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। E20 फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के पोटेंशियल के बारे में लोगों को एजुकेट करना होगा और इसका डिकार्बोनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको समझाना होगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।